जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। पार्ट 2 तो शुरू हो गया, आप लोगों ने क्या किया अभी तक? चले कोई बात नहीं, इधर ले आया मेरे भाई, मैं स्टेप 2 लिख दूं। स्टेप 2 मैंने क्या किया जी, प्रिपेयर किया लेजर, लोन का लेजर, लोन अकाउंट लिख दूं, लोन लेजर चंगा नहीं लगता। प्रिपेयर लोन अकाउंट इन फॉरेन करेंसी एंड कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस एज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैलकुलेट क्लोजिंग एज अ बैलेंसिंग फिगर। बस बाकी फिर अगली बात, अब कहाँ लिखूँ, जगह ही कोई नहीं बची। तीसरा स्टेप ज़बानी, तीसरा स्टेप क्या होगा, फिर रेट्स यूज़ करें, स्पॉट रेट हर जगह पे और इंटरेस्ट के अंदर एवरेज रेट, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी, एंट्रीज कर लें। जल्दी से अगला साल करें, कोशिश तो करें, हिम्मत करें। मेरा दिल ये कर रहा है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना डालेंगे इसकी, हालांकि मुश्किल है बैलेंस शीट बनाना ज़रा, लेकिन बना डालेंगे आज, देखी जासी। कर रहे हैं ना हिम्मत सारे मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे, कर रहे हैं ना हिम्मत सारे। गलत होगा तो एक सफ़ा ज़ाया हो जाएगा, कोई बात नहीं, 6 महीने बच जाएंगे, हैं जी, सौदा तो नफ़े का ही है। नया नकोर सफ़ा है, अभी शुरू किया है ना नोट करना। अच्छा ठीक है, ठीक। जल्दी करें, हिम्मत करें, कुछ नहीं होता। आप तो एंट्रीज कर रहे हैं ना, आप तो सोल्यूशन ना टिक कर रहे, आपने अभी शुरू किया स्केड्यूल बनाना है। सर आप ना आते तो बहार ना आती, आप आए हैं तो ये बहार आई है मेरे रजिस्टर पे, है ना। चन्न माई गल्लां चंगियां नहीं, और नलैका का टोला कहना सर अब तो ऑफिशियली हमने 4 दिए, 4 पास हुए, 3 दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बात से बचाए, लेकिन आप हमें अभी भी नलैकों का टोला कह रहे हैं। हो तो नलैकों का टोला, नलैक भी पास हो जाते ने, पढ़ लेंदे। दा लग गया है, हाँ लग गई है, रोजी है, ना लगती तो रोज़ा होता। हाँ जी, चले मिलकर करते हैं फिर, इतना मुश्किल काम नहीं। कितने बच्चों ने कर लिया है? चलो 3-4 हो गए हैं, मतलब बाकियों ने सुस्ती की है। फिर इधर देखें आप, सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाएं। अच्छा मैं ना थोड़ी सी जगह खाली छोड़ रहा हूँ, एवं ही किसी वजह से छोड़ रहा हूँ, आपने नहीं छोड़नी, आप चलते जाए अपनी तरतीब। ज़रा वो मैंने करंट नॉन करंट के लिए ज़रा तोड़ दी, जगह तोड़ने है ना उसको, बैलेंस शीट के लिए। बल्कि इतनी भी जगह ठीक है, बैलेंस शीट कहाँ बनाऊंगा, बैलेंस शीट P&L पता नहीं कहाँ बनेगा। चलो अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाएं। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 पर ब्रॉड डाउन। अब अगेन काम वैसे ही शुरू करते हैं आप डॉलर्स में, तो $82931। ठीक है जी, ये आपने क्लोजिंग को ओपनिंग बना लिया, उसके बाद वही तरतीब फिर शुरू कर दें। अब 15 वाले साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, कितने डॉलर्स हैं, डॉलर्स 6577। उसके बाद
ये बोलो, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 31 दिसंबर 2015। और उसके बाद 31 दिसंबर 2015 पर आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, और वो क्लोजिंग बैलेंस आपने निकालना है बैलेंसिंग। आप कैलकुलेटर पकड़े, शाबाश 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 जी, लिखें उस पर 82,931 जमा 65,77 माइनस 25,000 इज इक्वल टू कितने डॉलर्स? 640। ये आपने बैलेंसिंग निकाला, गर्मा गर्म लेजर फॉरेन करेंसी में तैयार। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ने एवरेज पे आ जाना है और बाकी सब ने स्पॉट पे। तो 1 जनवरी 15 का रेट वही 31 दिसंबर 14 वाला ही रेट है, वो कितना है जी? 8.5। फिर 31 दिसंबर 15 का रेट क्या है? 7.5। तो पेमेंट भी 7.5 के हिसाब से ही और क्लोजिंग भी 7.5 के हिसाब से। और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 15 है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट है, पूरे साल का एवरेज चाहिए। तो 2015 का एवरेज रेट है 7.7। पहले ही पता है इनको कि दूसरा साल है, पीएनएल उधर, खैर चलो छोड़े जी। ब्रॉड डाउन वही आना है 704,914। एक्सपेंस 643। पेमेंट 1,7500 और 483810। चलो अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? डेबिट साइड पे सर बारी बनती थी, तो इसलिए हमने तो पहले ही पता था, है ना। हाँ, पर्चे में नहीं ऐसे होना ज़रूरी नहीं है, एक साल में एक लॉस है तो अगले में गेन होगा। बहरहाल यहाँ तो सीखने का ज़माना है। तो कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है? 24। इसके आगे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंसिंग निकला है। अब लोन डेबिट हो रहा है और पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, तो ये एक्सचेंज गेन है। एंट्रीज, ओपनिंग की क्या एंट्री करोगे? ओपनिंग की कोई एंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री। क्लोजिंग लेजर में बैलेंसिंग कैरी डाउन के तौर पे लिखा जाता है, ओपनिंग बीडी के तौर पे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री, अब ये रुपीज से करनी है। लोन, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट 50643, टिक कर लें एंट्रीज को वहाँ पे। अगली एंट्री लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 187,500 पेमेंट की। उससे अगली एंट्री, क्लोजिंग कोई एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री क्या है? लोन पेएबल डेबिट पीएनएल क्रेडिट, यानी एक्सचेंज गेन आ गया, ठीक है, सही है। तो ये स्टेप सब आपको पता ही हैं। मैं यहाँ पे पीएनएल बैलेंस शीट बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये जगह भी साफ कर ली। अब खुद बताओ, लीज के बाद ये काम करना फिर भी कुछ निस्बतन आसान लग रहा है, पहले मुश्किल होता। अभी तो बैलेंस शीट के अंदर जब आपने लोन को तोड़ना है करंट नॉन करंट में, तो वही वाला काम अभी करेंगे इंशाल्लाह। तो वो पहले फिर अगर ये करते ना तो फिर गड़बड़ हो जानी थी, या फिर इस पर टाइम बहुत लग जाना था, या फिर गड़बड़ हो जानी थी। ठीक है, खैर आसान हो गया अब। अच्छा जी, अब पीएनएल और बैलेंस शीट की बारी आ गई है। यहाँ तक कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। भाई उधर रखें ज़रा, कोई मसला है तो पूछिए। जी कोई मसला नहीं, चले। तो फिर पीएनएल तो बहुत आसान है। पीएनएल के अंदर आपके क्या क्या नज़र आएगा? इंटरेस्ट है और एक्सचेंज गेन लॉस भी, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस सब कुछ तो हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस 2015 2014, तो 2014 का इंटरेस्ट एक्सपेंस 65,034 और 2015 का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 50643, ठीक है।
एक्सचेंज गेन या लॉस, एक ही लाइन में प्रेजेंट कर दें। 14 में क्या है, अब सोचना पड़ेगा। P&L लोन पेएबल क्या हो रहा है, क्रेडिट, और P&L डेबिट। तो P&L डेबिट होता है तो लॉसेस के साथ, एक्सपेंसेस के साथ, तो ये क्या है फिर, एक्सचेंज लॉस। कितना, 52,830 पहले मैं कि थोड़ा गलत करना है हो जी गलत, तुसी भी करना शुरू कर दो। 52,380 ये क्या है जी, एक्सचेंज लॉस है। और 15 में लोन पेएबल डेबिट P&L क्रेडिट, गेन्स इनकम्स क्रेडिट करती हैं P&L को, तो गेन है 84,247। ये जनाब आपका P&L बन गया। बैलेंस शीट में थोड़ा सा कपना पड़ेगा। क्या क्या नजर आएगा, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही, देख लेंगे जी। अगे मैंने बैलेंस शीट बना लें दो, आया रोला है, फिर कर लेते हैं। भाई का सवाल ये है, भाई क्वालिफाइंग एसेट की तरफ लेके जा रहे हैं कि हमारा क्वालिफाइंग एसेट है वो बन रहा है, तो उसका इंटरेस्ट तो एसिड कॉस्ट में ऐड करते थे, तो अगर ईयर एंड आ जाए, एसिड भी बन रहा हो और एक्सचेंज गेन लॉस भी आ जाए, तो क्या करना है, थ्योरी पढ़ी है अभी, पढ़नी है इसकी, इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट के अंदर क्या नज़र आ सकता है इससे रिलेटेड, लोन पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल वाला चक्कर तो इस सवाल में है नहीं, क्योंकि हमारे साल का इंटरेस्ट साल के आखिरी दिन क्या हो गया है, पे। देखो ना, ये कैश 31 दिसंबर 14 को पे हुआ है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, ये 25,000 के अंदर दोनों ही पे हो गए ना, ठीक है। तो अब सिर्फ हमारे इस सवाल के अंदर क्या रह गया, लोन पेएबल क्या रह गया। और अगर यही एडवांस का सवाल हो जाता, या हमारा लोन का ईयर एंड डिफरेंट होता और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट होता, तो भी पेएबल वाला चक्कर आ जाना था। वो आएगा इंशाल्लाह कल, आज तो नहीं है, लेकिन लोन पेएबल तो है। पर मसला लोन पेएबल के अंदर फिर वही है, लोन पेएबल किस्तों वाला है, इसलिए ना तो सारा लॉन्ग टर्म में आ सकता है, ना ही सारा शॉर्ट टर्म में। अब वही वाला काम करना पड़ेगा, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लगाएंगे लाइन, जो लाइन से ऊपर वो करंट, जो नीचे वो नॉन करंट। लेकिन हमारा स्केड्यूल तो बना हुआ है, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, 31 दिसंबर 14 के नीचे पहले लाइन तो लगाओ ना। ये 14 का साल है, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या लग गई, लाइन। इसके अंदर ये 18,423 क्या है, करंट, डॉलर्स, और 64,508 क्या है, नॉन करंट। अब ये दोनों किस में पड़े हैं, अब माजरत के साथ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये, ठीक है, नीचे जगह नहीं बची। तो जी करंट लाइबिलिटीज़ में क्या शो करोगे, करंट में 18,423 और 64, ये नॉन करंट में आ गया 64,508, ठीक है। तो डॉलर्स का ब्रेकअप किया हमने, तो ब्रेकअप डॉलर्स वाला ही लिखो यहाँ पे। हमने लिखा यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आएगा लोन पेएबल, और करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगी इनकी करंट मैच्योरिटी, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। ये भी मैं यूँ ही लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म लोन, और ये इसकी आ गई करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है।
भाई सही है। अब 14 में कितने डॉलर्स का लोन करंट पोर्शन में शो करना है? 18423। अभी बड़ा आसान है ना, ईयर एंड पे लोन का भी है, ईयर एंड फाइनेंशियल, लेकिन सीखना इसी सवाल में है। कल वाले सवाल के अंदर मैंने ये बदल देना है, एक तो लोन रिसीवेबल के बजाय पेएबल के बजाय लोन रिसीवेबल होगा, खैर उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा बड़ा मसला क्या हो जाना है, मैंने फाइनेंशियल ईयर एंड बदल देना है। तो फिर बड़े ध्यान से ये चीज़ें देखनी पड़नी है। तो ये जो सिखा रहा हूँ ना, बैलेंसिंग निकालो आप, इस तरह से बैलेंसिंग निकालो, ये सारे काम, ठीक है, तो इसमें फिर आपको मसला हो जाना है, ठीक है। अब 18,423 और नॉन करंट पोर्शन है कितने डॉलर्स? 64,508। अब 31 दिसंबर 2014 पर ही ये लाइबिलिटी है, बस तोड़कर शो की हुई है। तो इसको क्या करना है, अब आप कहोगे इसे वहीं से उठा लेते, भी देखो ना, अब इसको नहीं तोड़ सकते थे हम उस तरह से, इसको नहीं तोड़ सकते थे हम। 704 को कैसे तोड़ते, कितना करंट है कितना नॉन करंट है, तो इसलिए ये वाला फिगर लाजमी था डॉलर्स के अंदर पड़ा होना। तो डॉलर्स को ही हमने तोड़कर लिखा और स्पॉट रेट डाल रहे हैं, रुपीज़ को तो नहीं तोड़ सकते थे ना। और फिर मज़े की बात, जब कल मसला पड़ेगा तो वो और मसला होना है, उसमें इंटरेस्ट 9 महीने का होगा, देखना पड़ेगा 12 छोड़े छोड़े 9 6 8 कितने महीने का होगा। फिलहाल इस सवाल की समझ आ रही है, मुझे ये डॉलर्स चाहिए थे, अब इन पे मुझे अलग अलग देखना पड़ेगा कि जी ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी किसी एक दिन की एज ऑन ही होती है। तो एज ऑन 31 दिसंबर 14 ये लोन पेएबल है, बस तोड़ के शो कर दिया है। तो 31 दिसंबर 2014 का स्पॉट रेट क्या है? 8, तो इस 8 के ऊपर ये लाइबिलिटी शो कर दो। अच्छा 8.5 कर दो, सॉरी जी, सही है। आंसर बताओ जी। 548318, इधर 6596, बराबर कर लो, उसके बराबर ही आ जाए, बैलेंस कर दिया करो, ठीक है। अगले साल जाएंगे तो इसी तरह से लाइन अगले साल के नीचे लग जाएगी, ठीक है जी। 19,883 क्या बन जाएगा? करंट, और 44,625 नॉन करंट, यानी कि इसका ब्रेकअप है। अब जगह नहीं है मेरे पास बची, थोड़ा सा यूँ कर सकता हूँ मैं, थोड़ी सी इंटरेस्ट एक्सपेंस नीचे ले आता हूँ। थोड़ी सी जगह बना ली जी बेटा। ये 64 जो है ना, 64, इसको तोड़ना है अब, ठीक है। अब इसको हमने तोड़ना है, ये डॉलर को तोड़ा हमने, ठीक है, इन डॉलर्स को तोड़ा। तो जो करंट लायबिलिटी में हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं वो कितने हैं? ये 19,883, और नॉन करंट पोर्शन जो है, यहाँ से भी बैलेंस ही निकल सकता था, यहाँ से भी बैलेंस ही निकल सकता था, लेकिन चलो फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है 44, तो लिख लेते हैं अब यहाँ पे आके जी। 15 के अंदर करंट पोर्शन है 19,883 और नॉन करंट पोर्शन है 44। इकतीस दिसंबर 15 का स्पॉट रेट है 7 चल आंसर बताओ। 334, इसका 688 और PNL और बैलेंस शीट बन गई। देखो ना, असल में मसला पता है क्या है, अब जैसे IAS 12 बनना है, शुरू होना है, अब IAS 12 में ये काम हम अकाउंटेंट्स ने किया होता है ना, ठीक है। तो टैक्स वालों को उस पर एतराज़ होता है, कैफ 3 आप लोग, कैफ 2 है टैक्स पढ़ ही चुके होंगे। हमारे और टैक्स वालों में लड़ाई पड़ जाती है
टैक्स वाले कुछ और कह रहे होते हैं, हम कुछ और कह रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पे लड़ाई को सही करने के लिए पता होना चाहिए हमने क्या किया हुआ है और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। तो अपना किया हुआ उल्टाना पड़ता है और टैक्स वालों का रिकॉर्ड करना पड़ता है। हर टॉपिक में ऐसे ही है। IAS 38 है, IAS 41 है, IFRS 16 करके IAS 21 है। जितने भी टॉपिक्स हैं हम अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी P&L बैलेंस शीट बनाई बैठे होते हैं। टैक्स वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें तो ये समझ नहीं आती। जैसे आपने बड़ा मशहूर पढ़ा होगा कैफ 2 में, टैक्स वाले कहते हैं लीज का तो रेंटल ही बस अलाउड है आपको। अब आप कैफ 2 में जाकर देखोगे, मुसीबत तो ये पड़नी है कि हमने अगर लेसी का सवाल है लेट से, तो हमने इंटरेस्ट है, एक्सपेंस ऐड कर, राइट ऑफ यूज़ की डेप्शन ऐड कर लो, या वेज लेलन वेज पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है हैं। टैक्स वाले क्या कहेंगे ये सब उल्टाओ, हम सब कुछ उल्टाना पड़ेगा और कहेंगे रेंटल ले लो। हमारी फिर वो सारी लड़ाई तो तभी हो सकती है जब हमें पता हो कि हमने क्या करना था, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये है, हर टॉपिक के अंदर यही मसला है। देखें जी, सही है जी, चलें। अच्छा, अब ले आए इधर, ये भी मैं खुद ही किसी वक्त करवाऊंगा। है तो ये भी फॉरेन करेंसी लोन, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, $1000 का लोन लिया है, अमेरिकन बैंक ने दिया हमें, ठीक है, और BL की किताबों के अंदर ये एंट्रीज करनी है। 8% इंटरेस्ट है और एंड पे एक ही दफ़ा जाके 1000 वापस करना है। तो ये ज़रा डिफरेंट तरीके से, किस्तें नहीं पे हो रही, तो इसको मैं खुद करा दूंगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसको छोड़ दें। ये लोन लिया है, ये मैंने आपको कल कराना है। मैं अब असल में ढूंढ रहा हूँ कोई सवाल जो आपको दिया जा सके। आप पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपी डिपॉजिटेड, नहीं, ये आप पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपी बोरोड $90,000 ऑन 30 जून 18, द कंपनी रिकॉर्डेड एंड इंटरेस्ट एक्रूवल। मज़ा नहीं आया, इस जैसा सवाल ढूंढ रहा हूँ मैं। ढूंढ तो मैं लूँगा ही। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ ये सवाल देखें ज़रा एक दफ़ा। 20th सवाल है, पेज 512 पे। शायद हम मिलजुल के किसी सवाल पे पहुँच ही जाएँ। को होमवर्क आया नहीं ना अभी पास पेपर में। महमूद एंड सन्स हुज फंक्शनल करेंसीज पाक रुपी प्रोवाइडेड अ 3-year लोन एग्रीमेंट टू जॉन सीना। ये भी लोन रिसीवेबल है, इन्होंने लोन दिया हुआ है, रहन दो। क्या लगता है आपको क्या लगता है, अगर लोन का ईयर एंड डिफरेंट कर दूं तो ट्राई मारी जा सकती है कि नहीं? देख लो, मैं कहीं ये ना कर जाऊं कि ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा कर जाऊं। ज़रा पॉज करें यार। अच्छा, जर्नल एंट्रीज तो ट्राई कर ही सकते हैं। पेज नंबर 513 पे क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका होमवर्क 1 है, ठीक है। और अगर गलती से कोई लोन दिया वाला सवाल आ जाता है तो मुझे माफ़ कर देना और उसको छोड़ देना, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब थोड़ी सी ज़रा थ्योरी पढ़ें आकर। इसको अब ना बस कल इससे जान छुड़ा देनी है मैंने सारी। अब ज़रा पढ़ें इधर, थोड़ा सा याद आया अब, ठीक है। मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड करना है स्पॉट रेट पे। ये लोन है ना, जैसे नो रीट्रांसलेशन इज़ रिक्वायर्ड, सॉरी नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी आइटम को रिकॉर्ड करना है स्पॉट रेट पे। ये जो लोन लिया अभी पेज नंबर 496 पे हूँ मैं। लोन लिया तो लेने के वक्त रिकॉर्ड किया उसको स्पॉट रेट पे, ऐसे ही किया है। तो बोलो, फिर उसके बाद ईयर एंड पे मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट किया है
और एक्सचेंज डिफरेंस को पीएनएल में ले गए हैं, और जब ट्रांजैक्शन सेटल हो गई है तो सेटलमेंट डेट पे भी कैश पे रिकॉर्ड किया है। लेकिन एक नोट अब पड़ा हुआ है जो अब आप पढ़ सकते हैं। नोट क्या है? इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एवरेज रेट ओवर द पीरियड। ठीक है जी, यहाँ तक को मसला? तो बोलो, एक नोट रहता है, ये कल पढ़ाऊंगा। आप ज़रा इधर तशरीफ़ ले आए, थोड़ी सी बात ज़रा कारी लें मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स पर। तो मॉनेटरी आइटम्स के बारे में आपको क्या कहा हुआ है? पेज नंबर 495 है। मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं? मनी रिसीवेबल, मनी पेएबल, डेटर्स एंड अदर रिसीवेबल्स, ये मॉनेटरी आइटम है। क्योंकि ट्रीटमेंट अलग अलग है ना, मॉनेटरी आइटम्स को हमने रीट्रांसलेट करना है अगर पढ़े हैं ईयर एंड पे, और नॉन मॉनेटरी को। तो मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं जी? मनी रिसीवेबल या पेएबल, मनी इज़ रिसीवेबल या मनी इज़ पेएबल, ये पहली बात। तो डेटर या अदर रिसीवेबल, इसमें मनी रिसीवेबल होता है। क्रेडिटर्स कैश पेएबल है। एक्रूअल्स जो कि पे करने हैं कैश में। एक्रूअल्स के अंदर आपको पता है ना, दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक होता है एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस पेएबल। तो इसके अगेंस्ट फ्यूचर में क्या होता है? कैश पे होता है, ऐसे ही है ना? और बोलो, एक एक्रूड इनकम भी होती है। एक्रूड इनकम किसे कहते हैं? नहीं, रिसीवेबल इनकम रिसीवेबल होती है। एक्रूड इनकम, ओड आउटस्टैंडिंग एरियर, ये एक्सपेंस के साथ लगे तो ये पेएबल होता है, इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल होता है। एक्रूड इनकम होगी तो वो कैश रिसीवेबल होगा, कैश रिसीव होगा। ठीक है, तो एक्रूअल्स हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर एक्सपेंस है और वो प्री पे कर दिया है, एक्सपेंस अगर प्री पेड है तो इसके अगेंस्ट फ्यूचर में क्या होगा? कैश रिसीव होगा। एसेट है ना, कैश रिसीव होगा? नहीं, सर्विसेज रिसीव होनी है, तो ये नॉन मॉनेटरी बन जाएगा। ऐसे ही इनकम है, अगर इनकम एडवांस में आपने दे दी, डेफर्ड है, अनअर्नड है, तो पैसे पहले आ गए हैं, अब कैश नहीं आना, फ्यूचर में आपने सर्विसेज देनी है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो वो फिर नॉन मॉनेटरी बन जाएंगी, वो अगली लिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो रिसीवेबल इनकम हो या पेएबल एक्सपेंस हो, ये क्या है? क्योंकि इसके अगेंस्ट कैश रिसीव होना है या कैश पे होना है, तो ये कौन सी आइटम होगी? मॉनेटरी आइटम। ठीक है, तो एक्रूअल्स जिनके अगेंस्ट पेएबल हो कैश, सच एज रेंट पेएबल। फिर अभी अभी देखा आपने, लोन है, रिसीवेबल या पेएबल। इंटरेस्ट भी रिसीवेबल या पेएबल हो तो ये क्या है? मॉनेटरी आइटम। कैश डिविडेंड पेएबल है, ठीक है, मॉनेटरी आइटम है, पे जो करना है। कैश इन हैंड, कोई कैश पड़ा है या बैंक में, ये आपको मैंने जब करवा रहा था शुरू में या IAS 21 तो बताया था। जो क्वेश्चन नंबर 11 किया था, जो मैंने आज रिवीजन में लिंक डाला, उसमें क्या था? हमारे पास बैंक में डॉलर्स पड़े थे, तो वो क्या था? मॉनेटरी आइटम। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़ या डिबेंचर्स जो हैं, इसकी अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे IFRS 9 में, हमारे सिलेबस में है। फ़िलहाल आपको मैं ये नहीं बता सकता कि ये मॉनेटरी आइटम क्यों है, आप थोड़ा वेट करें IFRS 9। अच्छा, जो पढ़ लिया वो तो देखते जाएं। लीज रिसीवेबल मॉनेटरी आइटम क्यों है जी? लेसर अगर आप हैं और अगर आपने लीज रिसीवेबल बुक किया है तो आप उसके अगेंस्ट क्या रिसीव करते हैं? फिर कैश ही रिसीव करते हैं। इसी के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी आ रहा होता है, ऐसे ही है ना? तो ये भी क्या है? मॉनेटरी आइटम। लीज लायबिलिटी, अगर आप लेसी हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो फ्यूचर में क्या पे करेंगे इसके अगेंस्ट? कैश पे करेंगे। कैश ही पे करते होते तो याद आ रहा है, ये तो आपने IFRS 16 में पढ़ा है। अच्छा, एडवांस आपने दिया है जो कि वापस होना है इन कैश, तो वो क्या है? मतलब आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस दिया, फ्यूचर में वो सर्विसेज देकर एडजस्ट करवाए तो वो नॉन मॉनेटरी है। अगर फ्यूचर में उसने वो लाइक लोन वापस करना है तो वो मॉनेटरी है। आगे पड़ा हुआ है ये एडवांस पेड फॉर गुड्स या सर्विसेज, जिसमें राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर होता है, वो आपका नॉन मॉनेटरी आइटम हो जाता है। जो आपने एडवांस दिया है जिसके अगेंस्ट आपने वापस कैश ही लेना है, तो वो आपका मॉनेटरी आइटम है। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा वेट अभी कर लें। करंट टैक्स लायबिलिटी IAS 12 आ चुका है आपके बॉर्डरों पे, ठीक है, बॉर्डरों पे लग गया IAS 12 भी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी IAS 12, रिफंड लायबिलिटी
ये एंड पे जाके स्टैंडर्ड जब आखिरी हम करते हैं IFRS 15 करते हैं, प्रोविजन IAS 37, मैं बता रहा हूँ कि इनके बारे में अभी मैं क्लियरली आपको बता नहीं सकता। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो बहरहाल एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनाना, यानी जब आपके एम्प्लॉयज़ छोड़कर जाएंगे तो उनको आपने जो ग्रेचुटी वगैरह पे करनी हो, ठीक है, उसकी आप आज लाइबिलिटी बनाते हैं, तो फ्यूचर में वो लाइबिलिटी आपने कैसे पे करनी है, लाइबिलिटी कैसे उतारनी है, पेमेंट करके उतारनी है ना। तो ये भी क्या होता है, एक मॉनेटरी आइटम होता है। खैर, इसको मैं निशान लगा देता हूँ। बल्कि प्रोविज़न भी एक की है आपने, प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग, तो वो भी क्या है, मॉनेटरी आइटम। अभी थोड़ी सी की है, माना सिर्फ राइट ऑफ यूज़ की हद तक आया। इफ्रिक 1 तफसील से पढ़ना है हमने जाके, एंड पे IAS 37 के साथ। सेकंड लास्ट टॉपिक IFRS 15 से पहले करते हैं IAS 37, उसमें इफ्रिक 1 करेंगे तो उसके अंदर आपको ये प्रोविज़न नज़र आएगी। लेकिन प्रोविज़न ये होती है डिसमेंटलिंग की, मतलब आपने जब लाइफ का एंड होना है, एसेट को डिसमेंटल करना है, तो मजदूरों को पैसे देकर ये लाइबिलिटी ख़त्म करनी होती है। तो वो मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी पे होना है फ्यूचर में। ये लाइबिलिटी क्या है, टू पे कैश इन फ्यूचर। तो मनी पेएबल हो या मनी रिसीवेबल हो, ये क्या कहलाता है जी, मॉनेटरी आइटम। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स में क्या आएगा जी, PPE। हाँ जी, याद है आपको, मैंने कहा था आपको कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर बेच दें तो कैश आ गया, वो तो है ही, मनी तो है ही मॉनेटरी आइटम। और अगर कैश नहीं आया, रिसीवेबल है, तो बिकने के बाद ये मॉनेटरी आइटम बनेगा। रिसीवेबल फॉर PPE तो मॉनेटरी आइटम है, खुद PPE मॉनेटरी आइटम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ऐसे ही IAS 38 का इंटेंजिबल है, बिल्कुल ऐसे ही IAS 41 का बायोलॉजिकल एसेट है, बिल्कुल ऐसे ही IAS 2 वाली इन्वेंट्री है। ये सब के सब बिक कर मॉनेटरी आइटम बन सकते हैं। अगर उधार में बिके तो रिसीवेबल, और अगर कैश बिके तो कैश आ गया, लेकिन ये बताते खुद मॉनेटरी आइटम्स नहीं हैं। PPE हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, इंटेंजिबल IAS 38 वाला हो गया, बायोलॉजिकल एसेट IAS 41 वाला हो गया, राइट ऑफ यूज IFRS 16 वाला हो गया, इन्वेंट्री IAS 2 वाला हो गया। ठीक है, बीच में ये जो आ गया बदतमीज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसके लिए हमें किसका वेट करना पड़ेगा। अच्छा, क्या पता IFRS 9 ही हम शुरू करें। मैं सोच रहा हूँ IFRS 9 शुरू करें IAS 12 की बजाय। मुझे एकदम ख्याल आया है IFRS 9 भी तो मिक्स होना है मेरा IAS 12 में। चलो अच्छा है, IFRS 16 के बाद बड़ी बला के बाद छोटी बला करके, मतलब जो तुंगड़ा है, जिन नहीं है, जो तुंगड़ा है, इसके बाद फिर जिन अगला IAS 12। तो IFRS 9 इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं हम कल। तैयारी करके आना, नए कपड़े पा के आना, ईद वाले हैं, पिछली ईद वाले पा लेना, ठीक है। IFRS 9 शुरू करेंगे इंशाल्लाह हम कल। तो ये IFRS 9 इंशाल्लाह करीब आ गया, पता लग जाएगा ये। अच्छा, एडवांस पेड फॉर गुड्स और सर्विसेज। भाई देखो, अगर आपने गुड्स या सर्विसेज के लिए एडवांस पे किया तो फ्यूचर में आपको कैश नहीं आना, या गुड्स आएंगी या सर्विसेज आएंगी। तो ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम हुआ, समझ आई। एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स, जाहिर है फिर अगर आपके एडवांस रिसीव किया है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, लेकिन ये लाइबिलिटी टू पे कैश इन फ्यूचर नहीं है, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स या सर्विसेज इन फ्यूचर। यानी अगर आपने एडवांस दिया है तो एसेट है, राइट है टू रिसीव कैश नहीं, गुड्स या सर्विसेज। और अगर आपने एडवांस ले लिया है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी टू पे कैश नहीं, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जाहिर सी बात है, आपने मिसाल के तौर पे आज आपने इंश्योरेंस पे कर दी अगले साल की, तो आपका एक एसेट बन गया। आपने कहा जी प्रीपेड रेंट, या प्री रेंट अगले साल का रेंट पे कर दिया, तो प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इस रेंट के अगेंस्ट, ये इस प्री पेमेंट के अगेंस्ट, यानी ये एसेट है ना, ये आपका एसेट होता है, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में आपको क्या आना है, कैश आना है। नहीं, आपको अगले बिल्डिंग इस्तेमाल करने देगा, ये राइट आपको मिला है कि आप अगला साल भी बिल्डिंग इस्तेमाल कर लें। प्री पेमेंट्स क्या हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम। ठीक है, ऐसी प्रोविजंस जो, चलो देखते हैं। डेफर्ड, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स IAS 12, ये IAS 20 कुछ याद है, FAR 1 अब तो पास है आपका। जिस दिन आपने ग्रांट रिसीव किया, आपने कहा जी लेट्स से एसेट रिलेटेड ग्रांट है, तो कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर लें। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे 500 रुपये। अब ये डेफर्ड ग्रांट क्या है, ये एक लायबिलिटी है। अब इस लायबिलिटी के अगेंस्ट फ्यूचर में आपको कैश नहीं रिसीव हो, आपने कैश नहीं पे करना, बल्कि आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता जब इनकम बनाना है तो उसकी एंट्री आप क्या किया करते थे, कुछ याद है, बोलो। ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट,
वो कोई ना कोई बेस होती थी आपकी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 10 साल एसेट की लाइफ है, तो एसेट डेफिसिट होता जाएगा, इस लाइबिलिटी को हम इनकम बनाते जाएंगे। अब ये जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है तो सही ना, लाइबिलिटी तो है ना। ये लाइबिलिटी क्या मॉनिटरी आइटम है या नॉन मॉनिटरी आइटम? इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट फ्यूचर में आपने कैश नहीं पे करना। लाइबिलिटी तो ज़रूर है लेकिन मॉनिटरी आइटम नहीं है, नॉन मॉनिटरी आइटम। ठीक है, तो डेफर्ड ग्रांट आ गया IAS 20 वाला, आपने IAS 20 में पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है, मादरत ये अब IAS वैसे समझ तो आता ही है कि अगर कोई प्रोविजन आपने कैश में सेटल नहीं करनी है, वो कौन सी होती है ये टॉपिक में जाके ही पता लगेगा, फिलहाल तो नहीं कह सकते आप। अच्छा, इसको भी फिर फिलहाल छोड़ ही दें। इक्विटी आइटम अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, वैसे चलो ठीक है, इसको फिर किसी वक्त कर लेते हैं। इक्विटी आइटम बहरहाल जो बैलेंस शीट में देखें ना, मिसाल के तौर पे आपकी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी में आपको शेयर कैपिटल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये शेयर कैपिटल जो है इसके अगेंस्ट ये लायबिलिटी टाइप की चीज़ है, इसके अगेंस्ट क्या फ्यूचर में आपने कैश पे करना होता है? आपकी ये लायबिलिटी ऐसे ही रहती है जब तक कि कंपनी डेड ही ना हो जाए। तो ये शेयर्स की ट्रेडिंग तो चल रही होती है। बहरहाल चले छोड़ें, इस बात को अब आगे नहीं बढ़ाते, यहाँ पे रोकते हैं। एक ये पॉइंट, ये ऐसे ही जो रह गए हैं ये रह गए हैं, ये मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कर दूंगा डिस्कस। मैंने इसीलिए इनको एनसर्कल कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह कल कर लेते हैं डिस्कस। बहुत हो गया, टाइम हो गया ख़त्म। ठीक है, सोचा तो बहुत कुछ था। अच्छा, अब IAS 30 ये IFRS 16 के MCQs आपने कर लिए थे, होमवर्क में दिए थे आपको। तो फिर आपका एक होमवर्क तो ये आपने 7-8 सवाल रिवाइज करने हैं, और दूसरा आपका होमवर्क क्या है, IFRS 16 के MCQs आप सारे कर सकते हैं। कल से मैं इनको इंशाल्लाह 2-2, 4-4 करके शुरू कर दूंगा करवाना। अभी असल में ना 2 टॉपिक्स के MCQs हमारे पेंडिंग हो गए हैं ना, एक IAS 21 है और एक है IFRS 16। तो IAS 21 क्योंकि अभी चल रहा है, ज़रा मुझे चलाने में इसकी थ्योरी रहती है थोड़ी सी, जब तक वो नहीं करा दूंगा आपको MCQs नहीं कर सकते आप, रहती है अभी। ठीक है, तो IFRS 16 के MCQs आपका होमवर्क है, और IAS 21 के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे वो आपका होमवर्क है। ज़िंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।